सो नेक्स्ट है एक सिंपल एग्जांपल्स लेते हैं। सोर्स ऑफ फंड्स ऑन मनी 200 रुपये का है। इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो 800 रुपये का है। एंड कैश एट हैंड कितना हो गया आपका? 1000 रुपये हो गया। ठीक है, सोर्स ऑफ फंड यही तो आपका जो है वो एसेट है। अब नाउ द एप्लीकेशन ऑफ आपका जो है वो एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, ये सोर्स ऑफ फंड है आपका, ये इक्विटी हो गया और ये जो है क्या हो गया, लोन हो गया। दैट इज आपका जो है वो डेप्थ हो गया। दोनों को मिला के ये लाइबिलिटीज कितनी हो गई आपकी? 1000 रुपये। ठीक है ना, कैश एट हैंड। अब आपने उसका 250 रुपये का क्या किया? इक्विपमेंट खरीद लिया, रॉ मटेरियल खरीद लिया, आपका जो है कैश एट हैंड 500 हो गया। तो ये 500 और ये जो है जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए ऐसी कुछ मुझे एक अच्छा लगा कि इसमें भी आपको रहना चाहिए, दैट्स फाइन। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका दिखेगा। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब क्या हो गया? रॉ मटेरियल। फिक्स एसेट क्या हो गया? किचन इक्विपमेंट। कैश एट हैंड क्या हो गया? 500। इस तरीके से आप को रिलेट कर सकते हैं जब किसी बिजनेस को स्टडी करेंगे कि इन्वेंट्री होती है, फिक्स एसेट। इन्वेंट्री का मतलब क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया, है ना। फिक्स एसेट का क्या मतलब हो गया? 250। और कैश एट हैंड का क्या मतलब हो गया? 500 का हो गया। ठीक है ना, तो लाइबिलिटीज क्या क्या हो गया? ऑन इक्विटी और बोरोइंग जो है 800 रुपये का। तो इस तरीके से टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज हो गया। करेक्ट है ये? ठीक है ना। अब मान लो कि उसने जो है वो एक कचौरी बनाया, हमारी कचौरी की कंपनी है। सिंपल लेते हैं, बस एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बेसिक है। जब स्क्रीनर पे देखेंगे या बाद में देखेंगे तो हम लोग अंडरस्टैंड कर लेंगे कि क्या कैसे होता है कि एक कचौरी को जो है वो ही सेल्स ईच फॉर ₹5। ठीक है ना, कॉस्ट इज रुपीज। उसको बनाने में कितना पैसा लग रहा है? 1 रुपए का लग रहा है। प्रॉफिट पर कचौरी कितना हो गया? 4 रुपए का हो गया। ठीक है ना, तो इनकम स्टेटमेंट मान लो हमारा जो है वो एक दिन का जो है वो 100 कचौरी का सेल्स है, तो 500 रुपये हो जाएंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा? 100 रुपीज़ है। और एक का कितना हो जाएगा? प्रॉफिट जो है 400। ये सिंपल एक स्टेटमेंट, बहुत ही बेसिक लेवल पे। अगर इसी को जो है वो आउट ऑफ एक सिनेरियो ले रहे हैं उसी में ही कि सोल्ड फॉर 100 कचौरी जो है वो 50 जो कचौरी है वो कैश में होता है और 50 जो है वो क्रेडिट में होता है। तो कैसे जो है वो बैलेंस शीट में वो करेगा? तो आपका जो है 50 जो है वो कैश में हो गया, तो आपका जो कैश सेल कितना हो जाएगा? 250। 50 इंटू 5 इज 250। कॉस्ट ऑफ सेल कितना हो जाएगा? टोटल तो 500 है, लेकिन कैश पैट, है ना, कैश पैट कितना हो जाएगा आपका? कैश जो आपका पैड जो है कैश सेल जो है वो 250 है ना। और आपका जो है वो कैश पैड कितना हो जाएगा? 150, क्योंकि 100 रुपीज़ आपका क्या है उसको बनाने में मेकिंग में लग रहा है ना, 100 रुपीज़ का, क्योंकि एक कचौरी 100 कचौरी बेच रहे हैं तो हमने यहाँ पे रखा हुआ है एक एक कचौरी का 1 रुपया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? कैश पैड प्रॉफिट आफ्टर जो भी है, जो भी आपका मिल रहा है, तो वो 150 हो गया। सिंपल है ये। कैश सेल कितना हो गया? 250, है ना। और क्रेडिट में सेल कितना हो गया? वो भी 250 है। ठीक है ना, जो रिसीवेबल में आएगा आगे देखेंगे। और टोटल जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो 500, क्योंकि 100 में तो 5 रुपए में बेच ही रहे हैं, है ना, लेकिन हमारे पास सारे पैसे एक साथ नहीं आ रहे हैं। सिंपल है। अब इसका जो है देखिए, इन्वेंट्री जो है वो कितना हो जाएगा? 150 रुपीज़, क्योंकि आपका जो है क्या हुआ, इन्वेंट्री जो है वो 250 में से उसका जो है क्या हो गया कि 100 रुपये का हमने जो है वो यूज़ कर लिया प्रोडक्ट में। 100 रुपये की कचौरी बना दी उसकी, तो इन्वेंट्री कितना हो गया? 150। फिक्स एसेट वैसे ही रहेगा। कैश एट हैंड, कैश एट हैंड कितना आ गया आपके पास? 500 का कैश पहले से ही पड़ा हुआ था। ठीक है ना, 500 का कैश पहले से ही पड़ा हुआ था। 250 जो है वो सेल करने पे आया, 250 सेल करने पे आया, और 250 जो है वो रिसीवेबल हुआ। 250 जो है वो रिसीवेबल पे हुआ है ना। तो ये जो है आपका कितना हो जाएगा? ये 1400 रुपये का है। और इधर जो है वो जो प्रॉफिट है 400 जो है वो चला जाएगा आपका। 400 जो है वो चला जाएगा वो रिटेन अर्निंग मतलब रिजर्व में चला जाएगा। ऑन इक्विटी 200 है, 800। तो इस तरीके से दोनों जो है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है वो दोनों जो है वो बैलेंस हो जाएगा। करेक्ट है, तो 1400 और 1400 ये जो है वो बैलेंस हो गया। ओके, नेक्स्ट जो है वो कोशिश करते हैं कि आपका आगे क्या आएगा। नेक्स्ट में इक्विटी के बारे में पढ़ते हैं। सो इक्विटी इज नथिंग बट, अब सारे पार्ट्स को अलग अलग स्टडी करेंगे। इक्विटी का पार्ट रहेगा, लाइबिलिटीज का पार्ट रहेगा और एसेट का। तीनों पार्ट को जस्ट एक डिटेल देखते हैं। तो बैलेंस शीट आज खत्म करके उसके बाद उसके सारे जो है 10-15 एग्जाम्पल लेंगे।
आप जब ये इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ही बेसिक लेवल पे बहुत ही सिंपल वे में मैंने इसको कोशिश किया एक्सप्लेन करने का। तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है और आपका जो है अदर इक्विटी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल इज नथिंग बट इक्विटी इज पहले तो नेटवर्थ ऑफ द कंपनी नोन एज द बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी, है ना, अमाउंट ऑफ मनी। अगर आपने सारे कंपनी के एसेट को लिक्विडाइज कर दिया मतलब बेच दिए उसको, और उसके बाद जो भी उसमें उधारी है उसको आपने जो है वो चुका दिया, तो उसके बाद जो भी फंड बनेगा दैट इज नोन एज अ आपका जो है वो इक्विटी ऑफ द कंपनी, ठीक है ना। तो इट रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मनी दैट वुड बी रिटर्न टू द कंपनी शेयर होल्डर इफ ऑल द एसेट वेयर लिक्विडेटेड। अगर सारे एसेट को हमने जो है क्या लिक्विडेट कर दिया, लिक्विडेट मतलब करने के कारण क्या उसको बेच दिया और उसके बाद जो है कंपनी का डेट पे कर दिया, उसके बाद जो भी रहेगा वो, है ना, उसके बाद जो है वो आपका जो रहेगा, ठीक है। तो इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, इक्विटी इज इक्वल टू लेस एसेट माइनस लाइबिलिटी, ये आपका आ जाएगा इक्वेशन, ठीक है। सो व्हाट इज इक्विटी शेयर कैपिटल? Suppose you started a new company that sells burger today with the investment of 1 lakh and company issued 10,000 share with the face value of 10, ठीक है ना। Then in such cases share capital of the burger joint will be 1 lakh, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके। सो आपका शेयर कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको अभी कवर अप करते हैं, ठीक है। सो आपका जो है ये हो गया शेयर कैपिटल जो है आपका यहाँ पे। तो 10,000 का आपका शेयर है कंपनी का, ठीक है, 10,000 का शेयर है एंड ठीक है। तो फेस वैल्यू, ये फेस वैल्यू है और ये नंबर ऑफ जो आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना। तो शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा आपका 10 इंटू 10,000 विल बी आपका जो है 1 लाख जो है वो, है ना, है ना, 1 लाख विल बी आपका 1 लाख विल बी शेयर कैपिटल, ठीक है ना। तो फेस वैल्यू सिंपल आप कैलकुलेट कर सकते हैं, फेस वैल्यू और नंबर ऑफ शेयर विल बी आपका जो रहेगा दैट विल बी द शेयर कैपिटल, सिंपल है। अकाउंटिंग नॉर्म्स के अनुसार जो है 3 फेस वैल्यू जो है वो डिफाइन किए गए हैं। अगर आपका फेस वैल्यू जो है वो 5 हो गया, मान लो फेस वैल्यू जो है वो 5 है, फेस वैल्यू इक्वल्स टू 5, तो आपके नंबर ऑफ शेयर जो है उसी अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज हो जाते हैं। शेयर कैपिटल चेंज नहीं होगा, शेयर कैपिटल विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है ना, शेयर कैपिटल हमेशा जो है कांस्टेंट होगा। तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर क्या हो गया आपका 20,000 हो जाएगा एंड देन इस ये आपका जो है 1 लाख हो जाएगा फिर से, ठीक है, 1 लाख हो जाएगा ये, ठीक है, करेक्ट है ये, हाँ। एंड एक और जो है वो फेस वैल्यू जो है वो 2 होती है, तो उसमें जो है आपके नंबर ऑफ जो है ये 2 इंटू नंबर ऑफ शेयर कितने हो जाएंगे अकॉर्डिंगली जो है आपके कितने हो जाएंगे दैट विल बी 50,000, ठीक है। इसको आप समझ लीजिए कि आपके जो शेयर कैपिटल है उसको जो है वो कांस्टेंट रखना है ना, शेयर कैपिटल है उसको क्या करना है, उसको कांस्टेंट रखना है ना। और ये 1 लाख ही रहेगा, ये 1 लाख ही रहेगा, ये भी 1 लाख रहेगा, ये 1 लाख रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो शेयर कैपिटल इज फेस वैल्यू इनटू द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। तो फेस वैल्यू से कोई भी बिजनेस में आपने अगर उसको कम कर दिया, कभी कंपनी कंपनी जो है वो फेस वैल्यू दिखाती है 5, तो उसका शेयर जो है वो आपका दैट विल बी मल्टीप्लाइड, ठीक है ना। लेकिन उसमें आपके शेयर कैपिटल या बिजनेस में कोई इम्पैक्ट नहीं होता, तो कोई सस्ता शेयर दिखता है, बस इसमें ये रहता है कि आपके जो जो प्राइस ऑफ द शेयर है वो कम हो जाता है। लेकिन प्राइस ऑफ द शेयर कम हो जाता है मतलब शेयर की क्वांटिटी बढ़ा के फिर आपने उसको कर दिया, तो आपका जो है टोटल जो है उसकी वैल्यू उतनी ही रखी, शेयर कैपिटल की वैल्यू उतनी रखी। तो फेस वैल्यू से कंपनी के बिजनेस और उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है ना। कोई कोई है ना, इससे आपको 2, 5 और 10 को जो है इसको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट है आपका अदर इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस, रिटेन अर्निंग होता है, इसके 4 जो है कांस्टेंट होते हैं, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम्स। इन सब का बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता है सिक्योरिटी प्रीमियम्स और ये सब का, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रिटेन अर्निंग एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। बाकी जनरल कैपिटल रिजर्व जो है आपका जो है वो फ्यूचर के लिए कुछ वारंट है, ये सब का है, देखेंगे इसको पढ़ के अभी।
कैपिटल रिजर्व में सबसे पहले तो रिटेन अर्निंग देते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम को देखते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम आफ्टर 5 ईयर कंपनी लॉन्चेस एन आईपीओ, कंपनी लॉन्चेस एन आईपीओ एंड यहाँ पे जो है ये आपने इशू कितना किया, 1 लाख शेयर किया, प्रीमियम कितना दिया, 500 रुपीज़ का, ठीक है। देन द माई फेस वैल्यू विल बी 10, फेस वैल्यू 10 एंड सिक्योरिटी प्रीमियम विल बी 490 पार्ट ऑफ अदर इक्विटी, ठीक है ना। तो आपने जो है उसको कितना दिया, 500 रुपये का शेयर प्राइस डिसाइड किया, तो फेस वैल्यू 10 है, तो फेस वैल्यू ये शेयर कैपिटल में तो ये चला जाएगा। एंड जो है सिक्योरिटी प्रीमियम में, सिक्योरिटी प्रीमियम में जो है वो, प्रीमियम में जो है वो कितना चला जाएगा, दैट विल बी 490, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट है, ये 500 का जो है वो, ये जो है आपका डिसाइड हो गया। तो अब 10 इंटू 1 लाख शेयर, दिस विल बी 10 लाख, ठीक है। एंड 490 इंटू 1 लाख विल बी 490 लाख। ये आपका क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। क्लियर है। इसके बाद कभी भी आपको जो है इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि शेयर कैपिटल और इसमें क्या होता है, ठीक है ना। सो इस तरीके से जो है आपका जो है शेयर प्रीमियम में जो है इतना चला जाता है और शेयर कैपिटल में इतना रहता है, ठीक है ना। अभी देखेंगे जब एग्जाम्पल्स देखेंगे। सो वरुण ब्रेवरेज का जो एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे जो है ये 40 इंटू 10 किए, तो ये आपके नंबर ऑफ शेयर कैपिटल कितने हो गए, ये हो गए। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है, यस, ठीक है। सो other item is in the equity is general reserve. It is reserve created by company for safety purpose like any losses due to, कोई भी कंपनी में लॉसेस हो गया, अनइवन चीजें हो गया, उसके लिए जो है ये आपका जो है वो जनरल रिजर्व किया जाता है। रिटेन अर्निंग और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी सिंस इंसेप्शन, बेसिकली नेट प्रॉफिट और लॉस इन द पीएल विल बी ट्रांसफर्ड इनटू द रिटेन अर्निंग। तो जो रिटेन अर्निंग है, एक और जो है आपका ये आएगा, ये रिटेन अर्निंग है, दैट विल बी कवर्ड इनटू आपका जो है रिटेन अर्निंग जो रहता है। कंपनी जो भी प्रोडक्ट सेल कर रही है वो अगर बेच रही है, उसके बाद जो भी प्रॉफिट जमा, जो भी आपका जो क्रिएट हो रहा है, वो जो है रिटेन अर्निंग में जो है आपका जो है वो जो है वो स्टोर होते जाएगा, ठीक है ना। तो उससे जो आपका एसेट भी बढ़ता जाएगा। सो दैट विल बी, अगर कंपनी लगातार आपके जो है कंटिन्यूसली क्वार्टर बाय क्वार्टर ईयरली जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर रही, तो दैट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट विल बी, है ना, वो कहाँ पे चला जाएगा, वो रिटेन अर्निंग में चला जाएगा, ठीक है ना। अगर लॉस हो रहा है तो दैट ऑल्सो विल बी ट्रांसफर टू द रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो इस तरीके से आप बैलेंस शीट देख के ही पता चल जाएगा अगर आपका जो है रिजर्व बढ़ते जा रहा है। रिटर्न रिजर्व इज बेसिकली रिटेन अर्निंग, अगर बढ़ रहा है तो रिजर्व बढ़ते जाएगा। इसका मतलब कंपनी जो है कंटिन्यूसली प्रॉफिट जरा है एंड कंपनी इज इन द साउंड पोजीशन, साउंड फाइनेंशियल पोजीशन, उसकी बैलेंस शीट जो है वो स्ट्रांग है और ओवरऑल जो है वो कंपनी अच्छी है। तो ऐसे आपके जो है वो स्टॉक जो है वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि अच्छा हो, बिकॉज वो काफ़ी और चीज़ों पे डिपेंड करता है। सेल्स है, ग्रोथ है ना, ट्रेंड्स है, मार्केट सेक्टर है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत ही सिंपल वे में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल लेके एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ताकि आप लोग खुद ही इसमें कर सके। उसके बाद, क्योंकि बेसिकली ये जो फील्ड है, ये जो फील्ड है, आपको हमेशा पढ़ते रहना पड़ेगा ईमानदारी से। कॉन कॉल हो गया या इन्फॉर्मेशन हो गया या किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन होगा, ओवरऑल ऑल राउंड वर्ल्ड इकोनॉमी में भी क्या हो रहा है वो तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा, प्लस अपने बिजनेस में क्या हो रहा है वो तो बहुत ज़्यादा आपको छोड़ना नहीं होगी। एवर हार्ड मनी इज इम्पॉर्टेंट, राइट। तो ये बेसिक थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे तो अच्छा होगा। कैन रिटेन अर्निंग इवन टर्न निगेटिव, यस इट कैन बी। तो एक एग्जाम्पल दे के देखते हैं आपका, स्पाइस जेट एक कंपनी है। अब देखिए इसका जो है बैलेंस शीट देखिए, इसमें जो है रिजर्व जो है वो नेगेटिव दिख रहा है। सिंपल सी चीज़ है कि इसका जो है बैलेंस शीट नेगेटिव है, मतलब कहाँ से इसका जो है, ऑब्वियसली जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो इट इज़ ऑल नेगेटिव फ्रॉम द टू, मतलब ये लॉस में कंपनी है, तो उसका रिटेन अर्निंग भी लॉस में हो गया, तो इट इज़ नॉट अ गुड बैलेंस शीट। और किसी कंपनी का देख लेंगे, वरुण बेवरेजेस का देखते हैं, बहुत एग्जाम्पल लेंगे इसका भी। सो वरुण एवरेजेस का अगर आप एग्जाम्पल देखते हैं, वरुण बेवरेजेस का एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसमें देखिए आपका रिजर्व जो है वो बढ़ते जा रहा है। इसका ये मतलब है कि आपका जो है इसमें अर्निंग जो है वो बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। इसमें जो है अर्निंग जो है बढ़ते जाएगा, बढ़ ही रहा होगा, ठीक है। सो दिस इज 48, देखिए अभी कितने टाइम्स हो गया, 7 साल में आपका जो अर्निंग्स है 48, 50 से लेके 100 टाइम्स, ऑलमोस्ट 100 टाइम्स। तो ऑब्वियसली जो है इट इज़ अ वेरी वेरी साउंड कंपनी। इसमें आपके चार्ट में भी पता चल जाएगा कि आपके जो है वो 7 ईयर्स का देखते हैं तो लिख लेता है।
2017 के बाद जो है इसकी जो है वो है वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, क्लियर है, ये बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो ये रिटेन अर्निंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मेनली जो है आपका रिटेन अर्निंग इज, है ना, सिक्योरिटी प्रीमियम और रिटेन अर्निंग। सिक्योरिटी प्रीमियम फिक्स रहता है क्योंकि जो प्रीमियम वहाँ से आता है। रिटेन अर्निंग मीन्स कंटिन्यूस अर्निंग, कंपाउंडिंग होते जाएगा। अगर अर्निंग बढ़ते रहेगा तो आपका जो रिजर्व एंड सरप्लस जो है वो बढ़ता रहेगा, तो इक्विटी बढ़ती रहेगी। ठीक है, अदर आइटम इज दिस इज कंप्लीट है यहाँ तक। सो व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ रेज इक्विटी फॉर द कंपनी। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई इक्विटी तो हो गया, आपने पढ़ लिया सब बेसिक चीज। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको फंड का ही एप्लीकेशन लेके आना है ना। तो व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ द एप्लीकेशंस। ठीक है, सो एक तो आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। प्राइमरी मार्केट में आप जाते हैं, कंपनी जो है बहुत सालों के बाद जो है उसके बाद उसने अर्न करना चालू कर दिया, तो यू विल क्रिएट अ, आपने आईपीओ कर लिया उसका पब्लिक ऑफर जिसमें रिटेल पार्टिसिपेशन हो जाता है, पैसा रेज कर लिया। सो दैट इज इक्विटी जो है आपने जो है क्या क्या कर दिया, इक्विटी को आपने जो है वो बांट दिया। उसमें इक्विटी को जो है आपने इक्विटी शेयर के फॉर्म में जो है वो रिटेल पार्टिसिपेशन किया। तो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ रेजिंग अ फंड, बिकॉज इसमें आपको जो है कोई रेज वो नहीं देना पड़ता है, लोन नहीं देना पड़ता है। वारंट्स, इक्विटी इन्फ्यूज बाय द प्रमोटर्स। कैसे करते हैं ये लोग? प्रमोटर जो है एक फिक्स प्राइस पे आप अपनी कंपनी का खुद जो है वो शेयर जो है वो ले लेते हैं। एंड 12 से 18 महीने का विंडो रहता है। 12 से 18 महीने के विंडो में वो लोग क्या करते हैं कि उस पैसे को आपको जो है वो पूरा करना है। स्टार्टिंग में 25% ऑफ मनी ही वो पे करते हैं, लेकिन अभी जो है वो शेयर जो है वो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हुआ है। नहीं, बाकी चीज़ें सेम रहेगी, कोई उसमें आपके चेंजेस नहीं होंगे। कुछ भी आपका जो है उसमें चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ जो है प्रमोटर ने अपनी कंपनी में खुद जो है पैसा इन्फ्यूज किया हुआ है। ठीक है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एक शेयर आइडिया मिल जाता है। अगर प्रमोटर को ही इतना अच्छा कॉन्फिडेंस है कि वो अपनी कंपनी में खुद पैसा डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक आइडिया देता है कि हाँ सब कुछ ही नो समथिंग, कुछ तो होगा कि वो आगे जो है ही वो जो है वो देख पा रहा है कि उसमें विजिबिलिटी है ग्रोथ की, विजिबिलिटी है ग्रोथ की, वो देख पा रहा है कि कंपनी में हो सकता है। उसके बाद वो जब पूरा कन्वर्ट कर लेगा अपने वारंट्स को पूरा पे करके, जितना भी वो ले है ना, तब जो है वो आपका जो है इक्विटी जो है वो उसके फॉर्म में जो है वो उसका जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो फंड जो है वो फंड कर सकता है बिजनेस को। देन द राइट इशू, राइट इशू इज इन्विटेशन आपके जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जिन्होंने ऑलरेडी जो है पैसा लगा रखा है उस कंपनी में, उन लोगों को जो है वो परचेज करने के लिए कि उनको जो है एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, इन अ डिस्काउंटेड प्राइस में आप जो है उनको जो है क्या कर लिए हैं, उनको जो है वो शेयर खरीदने के लिए जो है वो राइट इशू जो है लेके आती है कंपनीज। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो शेयर होल्डर है तो ज़बरदस्ती ले ले, इवन प्रमोटर कैन पार्टिसिपेट। तो उसके कारण जो है उसमें जो है दैट इज़ द, ये भी एक राइट वे है आपका जो है वो फंड रेज करने का। इसमें जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर पार्टिसिपेट करते हैं फॉर दी फंड रेज करने के लिए विद द डिस्काउंटेड प्राइस। ठीक है, ये भी आपका लोन नहीं है, ये सिर्फ जो है ये फंड रेजिंग है। इसमें आपको कोई कंपनी को कोई पे बैक मतलब जो है वापस जो है पे बैक नहीं करना है। ठीक है ना। द नेक्स्ट इज द QIP। QIP मतलब आपके जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, लार्ज जो आपके मैनेजर्स होते हैं, उनके थ्रू जो है वो कंपनी जो है QIP करवाती है, वहाँ से रेज इक्विटी के थ्रू जो है वो आपके जो है वो फंड रेज किया जाता है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ रेज इक्विटी फॉर द कंपनी। तो ये 4 तरीके हैं। इसमें आपको एक पैसा कंपनी को लोन नहीं देना पड़ता है, लोन मतलब इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। इट इज द इंटरेस्ट फ्री, द बेस्ट वे ऑफ द रेजिंग अ मनी। ठीक है ना, क्लियर है। जैसे सारे गामा ने कुछ समय पहले जो है, आई थिंक बहुत समय पहले, एक 750 करोड़ का QIP किया था। सो 750 इंटू दिस वन इज दिस। ओके, क्लियर है ये। इक्विटी इज अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी तो है ये, है ना। ऐसा नहीं है कि लोन नहीं लिया है तो इक्विटी इज पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, नहीं, सारे इन्वेस्टर, सो बिजनेस इज अकाउंटेबल ऑल्सो। ठीक है ना। हाँ, बस इसमें इंटरेस्ट फ्री रहता है, लेकिन आपकी इक्विटी जो है वो इज ऑलवेज रिटर्न इन द लाइबिलिटी पार्ट। एज एन ऑर्गेनाइजेशन बोरोज फ्रॉम इट्स ऑनर्स एंड आउटसाइडर्स, कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम बोरो तो कर रहे हैं ना, मतलब ऑनर्स है, पर इसमें ये ओनली डिफरेंस आउटसाइडर डिमांड्स पेमेंट रिपेमेंट विद इन अ फिक्स टाइम।
जैसे आप लोन ले रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको तो पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमको पेमेंट नहीं करना पड़ता। ठीक है ना? तो एवरीवन इज अ ऑनर। अगर इक्विटी रेस कर रहे हैं बहुत सारे लोगों से तो एवरीवन इज अ ऑनर, है ना? वेदर दे वो स्मॉल पोर्शन में भी रख रहे हैं लेकिन ऑनर्स तो हैं ही है। लेकिन वहाँ पे यहाँ पे बस एक चीज़ है कि उनको जो है पे करने का कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना? पे करने का कोई टेंशन नहीं है। ओके, आई विल जस्ट अब नेक्स्ट पार्ट में। ओके, टू कवर इट नेक्स्ट पार्ट में जो है वो कवर करते हैं कि क्या चीज़ें हमको देखना है। ओके।